वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 12 का सेट 3 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड 6553 है। यहां पर हम सेट 1 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारा सेट 1 से डिफरेंट है। सेट जो सेम वाले क्वेश्चन है सेट 1 के साथ, उन्हें आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है? फॉर द मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, यानी लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो ए है वो हमारा इन्वर्टिबल होगा, यानी कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि यहां पर हम कहेंगे A इज इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम यहां पे निकाल लेते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे क्या आ गया 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 0 माइनस, और ये माइनस का 1 आएगा फिर प्लस का 1 बन गया। इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 लैम्डा माइनस 0 प्लस 1 इंटू इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 लैम्डा माइनस 2, 12 प्लस 3 लैम्डा -2 लैम्डा -2, यहां पे आ गया लैम्डा प्लस 10। हमारे पास क्या आ गया लैम्डा प्लस 10। अब आप समझें कि लैम्डा की क्या वैल्यू आप रखोगे कि यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 बन जाएगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 ए जो है वो 0 होगा ना, तभी ये ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ए इनवर्स है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपॉन में यहां पे डेनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, तो यहां पे लेमडा जो है कैन नॉट बी इक्वल टू -10, यानी आप यहां लेमडा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी यहां ऑप्शंस को आप देखें तो ऑप्शन डी आपको दे रखा है R-10, यानी वैल्यू -10, सॉरी दिस इज -10, कि यहां पर जो आपका पूरे रियल नंबर्स लैम्डा की वैल्यू हो सकते हैं, बस यहां से उनमें से -10 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप लैम्डा -10 लेंगे ये आपका 0 बन जाएगा और ए इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो ए को इन्वर्टिबल होने के लिए यहां पर लैम्डा आपका -10 नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, इफ ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास ए है, दैट इज x 0 1 1। हमारे पास b है 4 0 -1 1। हमें निकालना है ए स्क्वायर निकाल देंगे x 0 1 1, फिर से a को लिख देंगे x 0 1 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ x स्क्वायर प्लस 0 एंड यहां पे 0 प्लस 0 x प्लस 1 एंड 0 प्लस 1। हमें कंडीशन यहां पर दे रखी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी ए स्क्वायर जो हमारा आ रहा है दैट इज यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया 0 और यहां पे आ गया x प्लस 1 एंड यहां पे आ गया 1। इसको b के इक्वल रख लेंगे। b इज नथिंग मोर देन 4 0 -1 1। अब आप समझें कि ये कह रहा था कि जो a स्क्वायर है ना वो b के इक्वल है, तो x की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी।
हम ये जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर है वो होगा 4 के इक्वल, यानी यहां से x आ गया √4 एंड x इज इक्वल टू ±2। अब यहां से आप गलती कर सकते हैं कि इसमें +-2 ऑप्शन है, 2 और -2, उसको क्लिक कर देंगे, बट आप इसको भी यहां पे कंपेयर करके देख लें, x + 1 इज इक्वल टू -1, तो यहां से तो केवल x की वैल्यू -2 आ रही है, यानी यहां से भी आपको प्लस वाली वैल्यू यहां पर आप नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, यहां 3 आ गया, यहां -1 आ गया, तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी, और ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं। तो लैम्डा की केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई इसे कर रही है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -2 ऐसी वैल्यू है जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो -2 हमारे पास होगी। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, लेट fx इज इक्वल टू, हमारे पास fx है x² sin x p-1, और वो कह रहा है कि यहां पे वेयर p इज अ कांस्टेंट, जहां पर जो p है वो एक कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ p फॉर विच f'0 इज 1, हमें f'0 जो है वो 1 दे रखा है, तो p की वैल्यू बता दीजिए। तो पहले तो हम fx निकाल लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, माइनस का x² माइनस का p sin x, now differentiating on both side with respect to x, यहां पे आ गया f'(x) और यहां पे आ गया माइनस का 2x माइनस का p cos x। हमारे पास है f'0, यानी f'(x) में जहां भी x है वहां पे आप 0 रख देंगे तो हमें f'0 मिल जाएगा। तो यहां पे आ गया दैट इज f'0, हमारे पास ये तो 0 हो गया, माइनस का p cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी माइनस का p cos 0 इज 1, तो यहां पे 1 आ गया, माइनस को इधर ले जाएंगे तो p इज इक्वल टू -1। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है वो p की वैल्यू हमारे पास यहां पे -1 है। आप समझें कि पहले हमने fx को निकाला इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके, आफ्टर दैट f'(x) निकाल लिया, फिर हमने f'0 निकाला ताकि हम गिवन कंडीशन का यूज कर सके, उसको 1 के इक्वल रखा और हमें यहां पर p की वैल्यू मिल गई है जो हमारे पास -1 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, इफ -2 to 3 x² dx is equal to k into 0 to 2 x² dx plus 2 to 3 x² dx, then the value of k is, ये जो हमें कंडीशन दे रखी है तो हम दोनों तरफ का जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व कर लेंगे एंड आफ्टर दैट फिर k की वैल्यू हम यहां निकाल पाएंगे। तो इधर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x³ 3, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 से 3, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x³ 3 और यहां पे 0 से 2 प्लस x³/3 2 से 3, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 3 का क्यूब इज 27/3 माइनस 2 का क्यूब इज माइनस का 8/3, यहां पे 2 का क्यूब इज 8/3 -0 प्लस 3 का क्यूब इज 27/3 -2 का क्यूब इज 8/3। अब यहां पे ये प्लस का हो गया दैट इज 35/3 और यहां पे 27 माइनस 8 हमारे पास हो गया 19/3, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 19/3 और यहां पे बचा 8/3 के, तो 8/3 के हमारे पास इक्वल आ गया 35 - 19/3,
15 माइनस 9 इज 6 एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, 16/3। 3 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 3 से 3, 8 से 2 टाइम्स, विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई है। तो हम किस तरीके से किया है, दोनों तरफ के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। आफ्टर दैट सारी वैल्यूज यहाँ पे कांस्टेंट हैं, केवल जो हमारा k है वो यहाँ प्रेजेंट है। सभी को सॉल्व करके k की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल देनी है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, जो इंटीग्रेशन से ही है। यहां पे क्या है, 1 to e log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप बोले सर इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? आप समझें कि केवल log x का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। यहां पे मैं इनटू में 1 लिख सकता हूं, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहां पे आप समझें तो 1 dx अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड होगा, लॉगरिथम फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी log x सेम, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, यहां पे लिमिट्स पुट कर देंगे 1 to e माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, और यहां पर भी 1 to e, x से x कैंसिल हो गया। यहां पे रखा e log e माइनस 1 log 1 माइनस यहां पे बचा x 1 to e, log 1 होता है 0, यहां पे बच गया e log e, एंड यहां पर दैट इज माइनस का e माइनस 1। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज ये आ गया, दिस इज log x सेम, इसका 1x e log e, और log e क्या होता है हमारे पास 1 हो जाता है, क्योंकि जो log e है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहां केवल e बच जाएगा हमारे पास। तो यहां पे आया e माइनस 1, तो e माइनस e प्लस 1, यानी यहां पे आ गया केवल प्लस का 1 हमारे पास। तो हमने किस तरीके से किया है, log x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, बचा 1 यहां पे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 to e लिमिट पुट करी, e log e हमारे पास 1 हो जाता है, ये बच गया e log 1 0 होता है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e माइनस e प्लस 1 हमारे पास यहां पे क्या आ गया है, 1 आ गया है, यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें वैल्यू यहां पर 1 मिल रही है। नाउ क्वेश्चन 13 देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to root x, y axis, and between the lines y is equal to 0 and y is equal to 3, इनके बीच में कितना एरिया बाउंड होगा ये हमें बताना है। तो यहां पे हमारे पास जो गिवन कर्व है, द गिवन कर्व इज, तो थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स, मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है इस तरीके से। फिर वो कह रहा है y इज इक्वल टू 0, यहां पर ये लाइन होगी, एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 यहां पर ये लाइन होगी। y एक्सिस और इस कर्व के बीच में एरिया ये वाला हमारे पास बन रहा है, यहां पे 0, यहां पे 3, और ये एरिया हमें निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम यहां लिखेंगे, आप समझे, मैं y एक्सिस पर लिमिट ले रहा हूं 0 to 3, जब हम लिमिट y एक्सिस पर ले रहे हैं तो x ऑफ कर्व dy, हम x ऑफ कर्व निकालेंगे, तो x ऑफ कर्व हमारे पास है y स्क्वेयर और y के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वेयर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3, यहां पे आ जाएगा 0 to 3, 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 0,
एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 0 यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। एक ही की पॉइंट माइंड में रखना है कि जब हम लिमिट वाई एक्सिस पर ले रहे हैं तो हम एक्स ऑफ कर्व निकालते हैं और वाई की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और अगर हम लिमिट्स एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो वाई ऑफ कर्व निकालते हैं और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें यहां पर ये एरिया मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 21 देखिए, हमें सिंप्लीफाई करना है। वी हैव टू सिंप्लीफाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस रूट 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास है। नाउ यहां पर हम क्या कर ले कि ये टर्म हमें सिंप्लीफाई होके मिल जाए, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x को cos थीटा रख देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पे जब x को आप cos थीटा रख लेंगे तो यहां पे जरा देखिए cos इनवर्स cos थीटा आ गया प्लस cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, और यहां हो जाएगा 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे आ गया रूट 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बाई 2। ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां बच गया थीटा, यहां बाहर cos इनवर्स रहने देंगे, दिस इज cos इनवर्स रहने देंगे यहां पे, एंड यहां पे फिर आ गया, देखिए 1/2 को अलग लिख सकते हैं, cos थीटा 3 पर रूट अलग से आ जाएगा प्लस रूट 3/2 और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का रूट बन जाएगा sin थीटा। अब आप समझे, मुझे इस cos इनवर्स को यहां से हटाना है, यानी अंदर से मुझे cos का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो cos का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं इस 1/2 को लिख सकता हूं cos π/3, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, इसको लिख सकता हूं sin π/3 sin थीटा। अब जरा चेक करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, दैट इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां cos a माइनस b लिख सकता हूं, यानी cos π/3 माइनस का थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, ये प्लस का थीटा ये माइनस थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यू है वो π/3 आ रही है। हमने क्या किया है, हमने x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, आफ्टर दैट फिर यहां पे cos थीटा 1/2 को आगे लिख लिया, रूट 3 बाहर आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, यहां से साइन आ गया, और फिर हमने cos a माइनस b का फॉर्मूला बनाया, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा, हमारे पास π/3 वैल्यू यहां पर आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द एज ऑफ द क्यूब मेजर्स 3 सेंटीमीटर। हम एज ऑफ क्यूब मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब इज x, सेंटीमीटर दे रखा है, आई थिंक सेंटीमीटर। नाउ लेट v s इज द सरफेस एरिया, s इज द सरफेस एरिया, तो हमें जो ds ओवर dt है वो दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जो s है वो होता है 6a स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। डिफरेंशिएट कर देंगे तो ds ओवर dt आ जाएगा, 2 आगे आ गया 12a, ओके 6a स्क्वायर, दैट इज जो a है वो x है हमारे पास, 12x dx ओवर dt, ds ओवर dt हमारे पास है 72, 12x डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू dx ओवर dt, विच इंप्लाइज कि यहां से जो dx ओवर dt है
वो 6/x हमारे पास यहां पे आ गया है, दैट इज एज सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमारे पास हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। लेट v इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। v हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एड्स का क्यूब यानी एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे आ गया dv ओवर dt, ये हो गया 3x स्क्वायर dx ओवर dt। अब हमारे पास उसने x की भी वैल्यू दे रखी है। वो कह रहा है व्हेन द एज ऑफ द क्यूब मेजर्स 3 सेंटीमीटर, यानी जब x 3 सेंटीमीटर हो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और dx ओवर dt हमने अभी निकाला 6 ओवर x यानी 6 ओवर 3। तो यहां पे 3 से 2 टाइम्स, और ये हो गया 3 इंटू 9 इंटू 2, यानी यहां पे आ गया 54 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां पर जो उसने सरफेस एरिया दिया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, उससे हमें dx ओवर dt निकालना था, ताकि जब हम dv ओवर dt निकालें वहां dx ओवर dt बने तो हम इसकी वैल्यू यहां पर निकाल पाए। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर हमें दे रखा है, एंड वो कह रहा है टू शो, हमारे पास क्या है, हमें शो करना है x स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर है इंटू डी टू वाई ओवर टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे पास है। ये हमें शो करना है। शो करने के दो तरीके, या तो आप d2y ओवर dx स्क्वायर और dy बाई dx निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दें तो राइट हैंड साइड बन जाएगी, वो उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप पूरी इक्वेशन ही बना दें तो भी क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम यहां पे करते हैं इस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इधर ले आइए इसे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। नाउ differentiating again on both side with respect to x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और अब dy बाई डी एक्स सेम, इसका हो जाएगा 2x, और यहां पे हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आइए और पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम टर्म इसका स्क्वायर हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई में आएगी इज इक्वल टू 2। और अब आप अपनी उस टर्म को देखें जो हमें प्रूव करनी थी, वो क्वाइट सिमिलर है, मतलब हमने पूरी इक्वेशन को ही यहां पर बना दिया है। तो ये दो तरीके हैं, आई सजेस्ट कि ये तरीका ज्यादा सिंपल है। अब आप d2y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, इट्स इजी टू मेक द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन यहां पर बना ली है और अपने क्वेश्चन को यहां पर प्रूव कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर ऑन a वेक्टर वेयर a b c हमारे पास दे रखे हैं। a b c हमारे पास क्या दे रखे हैं? a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k। b वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है? i प्लस 3j प्लस k। c वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है? i प्लस k। नाउ वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस c ऑन
ए वेक्टर। यहां पर आप समझें कि यदि मैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं ऑन बी वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिस पर निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे। आई रिपीट माय वर्ड्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिस पर हम निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा। तो बी वेक्टर डॉट ऑन ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर पर निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो बी प्लस सी हम यहां लिख देते हैं, क्या होगा 1 + 1 is 2i कैप प्लस 3j कैप, k + k is 2k कैप। तो यहां रखते हैं 2i + 3j + 2k डॉट ए वेक्टर है हमारे पास 2i + 2j + k अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 + 1, ये आ गया। अब यहां पे ए वेक्टर का मॉड्यूलस 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 और ये हो गया 3। यहां पे आ गया 12/3 यानी कि 4। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर हमारे पास जो है वो 4 आ रहा है। ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पर निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा। क्वेश्चन 31 देखिए, एन अर्न कंटेन्स 3 रेड 2 व्हाइट मार्बल। एक अर्न के पास 3 रेड और 2 व्हाइट मार्बल्स हैं। हम यहां लिख देते हैं अर्न कंटेन्स 3 रेड प्लस 2 व्हाइट मार्बल्स, यानी टोटल 5 मार्बल्स हमारे पास यहां पर है। अब वो कह रहा है 2 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। 2 मार्बल बॉल्स वहां से हम निकाल रहे हैं, पहली निकाली उसको वापस डाल दिया विद रिप्लेसमेंट, फिर दूसरी निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए एंड फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, और हमें उसका मीन भी फिर वहां पर निकालना है। तो हम यहां मान लेते हैं जब बॉल निकल रही है तो वो हो सकता है वो रेड निकले, हो सकता है वो व्हाइट भी निकल जाए। तो हम यहां मान लेते हैं लेट आर डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। हमने मान लिया कि हमें एक रेड बॉल मिलने का जो इवेंट है वो आर है, एंड W denotes the event of getting a white ball। हमें एक व्हाइट बॉल मिले, ये W है। मैंने डॉट डॉट लिखा, पूरा लिखेंगे इसको सेम सेम। तो यहां पर लेट X denotes the random variable of number of white balls। Clearly value of X can be, X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, X की वैल्यू हो सकती है 0, हो सकता है एक भी व्हाइट बॉल ना मिले, हो सकता है एक मिल जाए या फिर दोनों ही व्हाइट बॉल हमें मिल जाए। जब हम 2 ड्रा कर रहे हैं, 2 बार बॉल निकाल रहे हैं तो 3 ही केस हो सकते हैं। हो सकता है एक भी व्हाइट बॉल ना मिले, हो सकता है एक व्हाइट बॉल मिले, या जो दोनों हम निकाल रहे हैं दोनों ही व्हाइट बॉल आ जाए। तो ये X की वैल्यू हो सकती है। X रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Px is equal to 0, probability of getting no white ball। कोई व्हाइट बॉल हमें ना मिले तो वो क्या हो सकता है, वो होगा हमारे पास, समझे, मतलब व्हाइट नहीं मिलेगी तो रेड मिलेगी, पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। इसको आप लिख सकते हैं PR × PR। ओके, ये हमने वैल्यूज अभी नहीं निकाली तो ये भी हम निकाल देते हैं। यहां पर आप समझें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगी,
रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी है 3, टोटल है 5। पी डब्ल्यू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, दैट इज 2/5 हमारे पास होगा। तो पी आर इंटू पी आर इज 3/5 इंटू 3/5, दैट इज 9/25। अब हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन व्हाइट बॉल, कि हमें एक व्हाइट बॉल मिले। अब एक व्हाइट बॉल ना दो केसेस में मिल सकती है, जैसे हो सकता है कि पहली रेड दूसरी व्हाइट हो, या फिर पहली व्हाइट दूसरी रेड। जब हम दो बॉल निकाल रहे हैं तो हो सकता है पहली रेड बॉल निकल आए दूसरी व्हाइट निकले, या फिर पहली व्हाइट निकले दूसरी रेड निकले। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, पी आर इंटू पी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू इंटू पी आर। तो यहां पे पी आर की वैल्यू हमारे पास है 3/5, और पी डब्ल्यू की जो वैल्यू है दैट इज 2/5, प्लस पी डब्ल्यू की जो वैल्यू है 2/5, और पी आर की जो वैल्यू है दैट इज 3/5। तो एलसीएम तो 25 ही आ गया, दिस इज 6, दिस इज 6, सो 12/25 हमारे पास यहां पे आ गया है। इसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू व्हाइट बॉल, दोनों व्हाइट बॉल्स हमें मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, पहली भी व्हाइट बॉल दूसरी भी व्हाइट बॉल, यानी पी डब्ल्यू इंटू पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू हमारे पास है 2/5 इंटू 2/5, तो ये हो गया 4/25 हमारे पास यहां पे आ गया है। हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां हम लिख रहे हैं x, यहां लिख रहे हैं पी एक्स। x इज इक्वल टू 0, 1, 2। 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी आई है, दैट इज 9/25, यहां आई है 12/25, यहां आई है 4/25। तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें मीन निकालना हो तो मीन इक्वल होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई के, जिसको हम म्यू भी कहते हैं। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यानी 0 इंटू 9/25 इज 0, 1 इंटू 12/25 इज 12/25, प्लस 2 इंटू 4/25 इज 8/25। तो यहां पे आ गया 20/25। यहां पे आप कैंसिल करेंगे 5 से 4, 5 से 5, यानी जो मीन है हमारे पास वो यहां पर 4/5 आ रहा है। तो पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर उसके बाद मीन निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ पी आई एक्स आई की नीड होती है, क्योंकि समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही हम मीन कहते हैं, वो हमने यहां पर इजीली फाइंड आउट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। हमारे पास जो z है वो 6x प्लस 3y दे रखा है, एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, आफ्टर दैट फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी z के अंदर रखेंगे, और हमें यहां पर जिस पर भी ये सबसे मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू उसकी होगी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जब x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 80, जब y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 20। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। x 0 और y हमारे पास यहां पे आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10,
1 5 3 15, y को 0 लेंगे तो x115 आ जाएगा। इसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का। x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 75, y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 50 हमारे पास यहाँ पे। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू 115 तक गई है, एटलीस्ट 20 का इंटरवल हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, -20 ज्यादा आगे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है हमारे पास। 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120, x0 y80 यहां पर, x20 0 यहां पर, दोनों से लाइन पास हो जाएगी and this line is 4x plus y is equal to 80. Now x0 y23, 23 सम यहां 20 से ऊपर होगा, x115 कहीं 120 से पहले यहां होगा, इन दोनों से लाइन पास करवाओ and this line is x plus 5y is equal to 115. इसके बाद x0 y75 कहीं यहां पे होगा एंड x50 0 कहीं यहां पर होगा, तो ये आप यहां से पास करवा दीजिए। This line is 3x plus 2y is equal to 150. नाउ फिजिबल रीजन को चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। ओरिजिन सभी के इस तरफ आ रहा है, तो ओरिजिन यानी 0, 0 को हम पुट कर देंगे। पहले वाली इनइक्वालिटी ले लो 4x प्लस y और ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल लें, 0 इज ग्रेटर देन 80। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 80 से बड़ा होता है? गलत बात है। यानी इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा, यानी कि ये जो पहली वाली इक्वेशन थी दैट इज ये, इसका ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में इस तरफ होगा। सेम यहां पे रखोगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 115, यानी कि इसका भी ओरिजिन के दूसरी तरफ, इस तरफ दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। और यहां रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 150, ये बात सही है, तो इसका ओरिजिन की तरफ। तो आप यहां चेक कर पा रहे हैं कि फिजिबल रीजन ये बन रहा है, ये इनके बीच का यहां पर फिजिबल रीजन है। अब मुझे इसके कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर निकालने हैं, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो थोड़े यहां पर इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें मिलेंगे, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। जैसे पहले वाले को देखते हैं, दिस वन, ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक तो इसका है और एक इसका है। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ओके, 3x प्लस इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 160, और इसमें से इस सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पे y एलिमिनेट हो गया, दिस इज 5x एंड यहां पे 10x आ गया 2। x को 2 यहां रख दो, x को 2 यहां रख देंगे तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 72, यानी दिस पॉइंट इज 2,72, इसे नाम दे दो a। इस b को आप देखें तो ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक तो इसका और एक इसका। यहां पर 4x प्लस y इज इक्वल टू 80, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 19y इज इक्वल टू
यहाँ पे 0 माइनस 0 इज 0, 16 माइनस 8 इज 8, एंड यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 380, तो ये हो गया 20। y इज 20, y को 20 यहां रखोगे तो 100 हो गया, और x की वैल्यू मिल गई 15, x is 15, 20, this point is B and x is 15, y is 20। इस पॉइंट को आप देखें तो ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इस वाली लाइन का और एक इस लाइन का, इन दोनों को सॉल्व करना है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 345, माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ गया माइनस का 13y, 5 माइनस 0 इज 5, एंड 14 माइनस 9, 14 माइनस 5 इज 9, यहां पे हो गया 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज माइनस, यहां पे y इज इक्वल टू 195 ओवर 13, 13 से 1 टाइम 6 15, यानी y की वैल्यू आ गई 15, y को 15 आप यहां रख दें तो x आ जाएगा 115 75 0, यहां पे आ गया 11 माइनस 7 इज 4, तो x आ गया 40,15, दिस पॉइंट इज C, 40,15। तो हमें जो जिन भी दो लाइंस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल लेनी है, तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे मिल जाएगा, दैट मींस कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को इस Z के अंदर रखेंगे, तो Z एट ए यानी कि 2,72, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72, तो ये हो गया 12, 6 और 2 8, 112 यानी 228 हो गया। Z एट B यानी 15,20 पर, 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, ये हो गया 90, ये हो गया 60, दैट इज यहां पे 15,20, दिस इज 20 इंटू 3 इज 60, एंड ये 90, तो ये हो गया 150। इसके बाद Z एट C यानी कि 40,15 पर, तो 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, यहां पे हो गया दिस इज 240 प्लस 45, यानी 285 हमारे पास यहां पे आ गया है। तो आप यहां देखें वो कह रहा है कि Z को मिनिमम कर दीजिए, तो Z मिनिमम कहां दिखाई दे रहा है, Z यहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। हम कहेंगे कि Z इज मिनिमम एट B, that is 15,20, and its minimum value is, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 150 होगी। तो प्रोसेस यही है, चाहे हमें मैक्सिमम प्रूव करना हो, मिनिमम प्रूव करना हो, दोनों केसेस के अंदर जो प्रोसेस है वो हमारी सेम रहती है। हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं, Z के अंदर रखने होते हैं, जो मैक्सिमम उस पर मैक्सिमम और जो मिनिमम उस पर मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट 3 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब जो सेम वाले क्वेश्चंस हैं वो आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं।